15 से 18 साल के बच्चों को कल यानी पहले दिन कितने टीके लगे हैं? देश में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3 जनवरी को 41 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया गया। खबरें थी कि बच्चों को एक्सपायरी डेट की कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। इन खबरों का स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ साफ खंडन किया है। वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिनों के बाद ही दी जानी है। बताया जा रहा है कि अब बच्चों को भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन देने पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर DCGI की एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों के साथ आज बैठक होने वाली है। ये बैठक आज दोपहर में होगी। कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए बच्चों को इसके खतरे से बचाने के लिए टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग टीका केंद्र बनाने की हिदायत दी है। कोरोना वायरस महामारी से चल रही लड़ाई के बीच भारत की 3 दवा कंपनियां बच्चों की वैक्सीन बना चुकी है। इनमें भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जाइडस कैडिला शामिल है। भारत बायोटेक ने बच्चों के लिए बनाई गई वैक्सीन का नाम भी कोवैक्सीन ही रखा है। बता दें कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने शनिवार को ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 15 से 18 साल के बच्चों के लिए मंजूरी दी है। और अब देखिए कैसे देश के अलग अलग शहरों में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के 4099 नए केस सामने आए हैं, जो कि बीते 24 घंटों में 28% ज्यादा है। देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमण की दर 6.46% को पार कर गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि कोरोना के कुल केस में से 81% केस में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 1 से लेकर 9वीं तक और 11वीं की कक्षाओं को एहतियातन बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ एक क्रूज में 2000 से ज्यादा यात्री मुंबई से गोवा जा रहे थे, जिनमें 66 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ CM नीतीश कुमार के जनता दरबार में शामिल हुए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पटना के NMCH में भी पिछले 72 घंटों में 159 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, देश ही नहीं दुनिया में कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन लोगों को डरा रहा है। दुनिया भर में ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। साउथ कोरिया ने सोमवार को एक बयान में माना है कि सियोल में ओमाइक्रॉन वेरिएंट से एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले ओमाइक्रॉन वायरस कम घातक हैं और इस वायरस से ग्रसित होने वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत कम ही आ रही है। खबर है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। ऑस्टिन ने बयान जारी कर बताया कि रविवार को कुछ लक्षण नजर आने के बाद उनका टेस्ट करवाया गया था, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अरब देशों में तमाम सख्ती के बावजूद कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। सऊदी अरब में 24 घंटे में 1000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दूसरी तरफ UAE में यह आंकड़ा 2500 के करीब पहुंच गया है। खबर है कि फ्रांस की सरकार वैक्सीन न लगाने वालों पर जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है। बुली बॉय ऐप को लेकर क्यों जावेद अख्तर ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले गीतकार जावेद अख्तर ने 100 महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी के बारे में ट्वीट कर सरकार से सवाल किया है। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 100 महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हो रही है तथा कथित धर्म संसद सेना और पुलिस को लगभग 20 करोड़ भारतीयों के नरसंहार के लिए सलाह दे रही है। मैं हर एक की चुप्पी, खास तौर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी से हैरान हूँ। क्या यही है सबका साथ? अपने इस ट्वीट से अख्तर ने PM मोदी पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि करीब 100 मुस्लिम महिलाओं को कथित तौर पर नीलामी के लिए उनकी मॉर्फ्ड फोटो को एक ऐप बुल्ली बाई पर अपलोड किया गया था। इस ऐप के जरिए ही नीलामी की जा रही थी। मामला सामने आने के बाद इस ऐप को देश भर में बैन कर दिया गया है, जबकि इसको चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अब आपको बताते हैं LAC पर चीन कौन सी नई साजिश रच रहा है। लद्दाख में 20 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच चीन ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के सामने करीब 60,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है और LAC पर अपने सेना की तेजी से आवाजाही में मदद करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण भी जारी रखा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन लद्दाख की पेंगोंग झील के अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक पुल बना रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी इलाके में दोनों देशों की सेनाओं का टकराव हुआ था। ये पुल
पेंगोंग झील के एक हिस्से में बनाया जा रहा है और चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में आता है। जानकारों की माने तो ये पुल झील के दोनों किनारों को जोड़ता है। झील के ऊपर पुल बन जाने से चीनी सैनिकों को रसद को वहां पहुंचाने के कई रास्ते खुल जाएंगे। इससे चीन उन संवेदनशील इलाकों में कम वक्त में तेजी से ज्यादा सैनिकों को पहुंचा सकता है। राजस्थान के विभागों में फैले भ्रष्टाचार को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को लेकर लेन देन पर सफाई दी है। गहलोत ने कहा है कि भ्रष्टाचार सब जगह है। क्या गारंटी है कि मेरे अधीन आने वाले डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं होगा? मैंने जनरल बात पूछी, हर विभाग में होता है, शिक्षा विभाग की बात नहीं थी। हर विभाग, इस जो पोर्टफोलियो मेरे पास होते हैं, तो क्या मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वहाँ कोई करप्शन होता ही नहीं होगा? होता है। वो लोग अपने लोग हैं, बाहर के लोग तो है नहीं, कोई विदेशी थोड़ी है वो लोग कोई, तो ये तो चलता रहता है। गहलोत जयपुर प्रेस क्लब में मीडिया से बात कर रहे थे। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी नहीं मिलने के सवाल पर गहलोत ने कहा, कई बार हमें भी लगता है कि अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती। एसीबी में केस दर्ज होने के बाद अभियोजन स्वीकृति देना या नहीं देना संबंधित विभाग पर निर्भर करता है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक रेप पीड़िता ने राज्य के डीजीपी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। रेप पीड़िता ने अपने आरोपों में क्या कहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार में एक रेप पीड़िता ने डीजीपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पीड़िता ने बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कियां लड़कों को रेप के लिए उकसाती हैं। सर, हम एक रेप विक्टिम है। क्या समस्या है? सर, समस्या ये है कि हम डीजीपी डीएम हर जगह घूम के थक चुके हैं, लेकिन मेरी आयु ना तो मेरा फोन उठाती है, ना हमको केस का कोई जानकारी देती है। डीजीपी बोलते हैं लड़कियां। केस क्या हुआ? केस बताइए। रेप केस हुआ सर रूपसपुर थाना में। रूपसपुर थाना में क्या कार्रवाई हुई? रूपसपुर थाना में फोन करते हैं तो बोलते हैं आयोग से बात कीजिए। आयोग कभी फोन नहीं उठाती। बात क्या? केस बताइए ना, क्या मामला क्या है? मामला क्या है? सर, रेप केस है। रेप का केस है सर, डीजीपी बोलते हैं कि लड़कियां लड़कों को प्रोवोक करती हैं। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया हुआ था, जिसमें पीड़िता अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी और उसने सीएम नीतीश कुमार के सामने ही बिहार के डीजीपी के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें यहाँ पर। ये टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। में अब नजर डालते हैं कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी अहम खबरों पर। कुछ हफ्तों के के बाद कोविड ने फिर देश भर में रफ्तार पकड़ी है। देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। राजधानी में 24 घंटे में कोरोना के 4099 केस दर्ज किए गए हैं, जो कि बीते दिन के मुकाबले 28% ज्यादा है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 6.46% तक जा पहुंचा है। कोरोना के हालात पर मंथन के लिए आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि DDMA की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कुछ और पाबंदियां लगाने पर विचार हो सकता है। दिल्ली के साथ ही देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई में भी कोरोना की स्पीड बढ़ने लगी है। मुंबई के स्कूलों में पहली से लेकर 9वीं तक और 11वीं की क्लासेस को एहतियातन बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ एक क्रूज में 2000 से ज्यादा यात्री मुंबई से गोवा जा रहे थे, जिनमें से 66 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद से प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। ओमाइक्रोन के साथ ही अब देश में कोरोना के केस फिर से लगे हैं। बिहार में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर आज राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, जिसके बाद राज्य में कोरोना को लेकर कुछ और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही सीएम नीतीश के जनता दरबार में शामिल होने वाले 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना के NMCH में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ 72 घंटे के भीतर कुल 159 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इनमें MBBS स्टूडेंट्स, जूनियर और सीनियर डॉक्टर शामिल हैं।
टीनेजर्स को दी जा रही वैक्सीन को एक्सपायर बताने वाली खबरों को केंद्र सरकार ने भ्रामक बताया है। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में 3 जनवरी को 41 लाख बच्चों का टीकाकरण हुआ है। खबरें थी कि बच्चों को एक्सपायरी डेट की कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। इन खबरों का स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ साफ खंडन किया है। कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए बच्चों को इसके खतरे से बचाने के लिए टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग टीका केंद्र बनाने की हिदायत दी है। वैक्सीन की दूसरी डोज 28 के बाद दी जानी है। देश में अब बच्चों को भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन देने पर भी विचार किया जा रहा है। इसको लेकर डीसीजीआई एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों के साथ आज बैठक करेगी। ये बैठक आज दोपहर में होगी। कोरोना वायरस महामारी से चल रही लड़ाई के बीच भारत की 3 दवा कंपनियां बच्चों की वैक्सीन बना चुकी हैं। इनमें भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जायडस कैडिला शामिल है। भारत बायोटेक ने बच्चों के लिए बनाई गई वैक्सीन का नाम भी कोवैक्सीन ही रखा है। डीसीजीआई ने शनिवार को कोवैक्सीन को 15 से 18 साल के बच्चों के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। और अब सुपर 30 में हम आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या दिन भर की बड़ी खबरें हैं। पीएम मोदी आज पूर्वोत्तर के दौरे पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री इम्फाल में 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। फिर दोपहर 2 बजे अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और 2 प्रमुख विकास पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का शिलान्यास करेंगे। लद्दाख में एलएसी पर एक बार फिर चीन अपनी साजिश को अंजाम दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीनी सेना पैंगोंग लेक के अपने वाले हिस्से में एक पुल बना रही है। एलएसी के करीब ये निर्माण करीब 2 महीने से चल रहा है, जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है। ये पुल पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ेगा, जिससे चीनी सेना दोनों तरफ कम से कम समय में पहुंच सकेगी। इसके साथ ही चीन ने लद्दाख में करीब 60,000 सैनिकों को तैनात किया है। चीन की सीमा पर बढ़ती दखल के बाद ओवैसी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए इस मामले को गंभीर बताया है और संसद का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा कराने की जरूरत बताई। ओवैसी ने ट्वीट किया कि सीमावर्ती इलाके में चीन का बुनियादी ढांचा विकास भविष्य के लिए खतरा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से नीट पीजी मामलों में जल्द सुनवाई की अपील की है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि मामलों की अर्जेंसी को देखते हुए मंगलवार को ही सुनवाई कर ली जाए। हालांकि पहले से ही मामले पर सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तारीख तय है, लेकिन सरकार इससे भी जल्दी सुनवाई चाहती है। बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर हड़ताल भी की है। और अब आपको दिखाते हैं देश की राजनीति में क्या कुछ खास चल रहा है। पंजाब की राजनीति में इन दिनों फ्री गिफ्ट पॉलिटिक्स चल रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बरनाला में रैली के दौरान ऐलान किया कि चुनाव में जीत पर कांग्रेस घरेलू महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीना देगी और सरकार की तरफ से 8 एलपीजी सिलेंडर भी मुफ्त दिए जाएंगे। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली वाले वादों को लेकर निशाना साधा था। अब आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले इन चीजों को लेकर हमारा मजाक उड़ा रहे थे और अब कांग्रेस खुद वही काम कर रही है। पंजाब कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। अब नवजोत सिंह सिद्धू और डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के बीच मनमुटाव शुरू हो गया है। सिद्धू के बयानों से तंग आकर रंधावा ने गृह मंत्रालय छोड़ने की पेशकश कर दी है। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जब से मुझे गृह मंत्रालय मिला है, सिद्धू नाराज चल रहे हैं। अब मेरे भाई सिद्धू को गृह मंत्रालय चाहिए तो मैं 1 मिनट में उनके चरणों में रख दूंगा। ड्रग्स मामले में आरोपी अकाली नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दोनों के बीच तल्खियां बढ़ी हैं। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि हिंदुत्व को ना समझने वाले राहुल के पूर्वज एक्सीडेंटल हिंदू थे, इसलिए देश और अमेठी के साथ एक्सीडेंटल काम करते रहे। बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वो खुद एक्सीडेंटल योगी हैं और इंटरनेशनल भोगी हैं।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज सीएम लखनऊ, अलीगढ़ और सहारनपुर का मैराथन दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे अलीगढ़ के कासिमपुर में पावर हाउस का लोकार्पण समेत कई योजनाओं की सौगात देंगे, जिसके बाद सहारनपुर के देवबंद में दोपहर 2 बजे के करीब एटीएस बटालियन की स्थापना के लिए शिलान्यास और गृह विभाग की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही ग्राम जड़ोदा जट में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिर शाम को 5:30 बजे योगी आदित्यनाथ लखनऊ नगर निगम विकास की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। यूपी की सियासत का केंद्र बन चुके अयोध्या में अब समाजवादी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। तभी तो अयोध्या में अखिलेश यादव रथ यात्रा निकालने वाले हैं। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव 8 और 9 जनवरी को 2 दिनों के अयोध्या दौरे पर जाएंगे। अखिलेश यादव 8 जनवरी को शाम को पहुंचेंगे और सर्किट हाउस में रुकने के बाद अगले दिन यानी कि 9 जनवरी को रथ यात्रा करेंगे। जनपद की सभी 5 विधानसभा में रथ यात्रा के जरिए रोड शो कर सकते हैं। और अब बात आपके अपने राज्य की। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फिर गहलोत सरकार की किरकिरी हुई है। इस बार तो खुद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने ही भ्रष्टाचार की बात पर एक तरह से मुहर लगा दी है। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को लेकर लेन देन पर सफाई दी है। इस दौरान गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार सब जगह है, क्या गारंटी है कि मेरे अधीन आने वाले डिपार्टमेंट में भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। यानी कि राजस्थान में भ्रष्टाचार के आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लाचार नजर आ रहे हैं। मुंबई के चर्चित ऑफिसर समीर वानखेड़े का अब एनसीबी से तबादला हो गया है। समीर वानखेड़े को डीआरआई में वापस भेजा गया है। दावा किया जा रहा है कि कई आरोपों की जांच कर रही विजिलेंस की टीम की जांच समीर वानखेड़े के ट्रांसफर से प्रभावित नहीं होगी। इस बीच मंत्री नवाब मलिक ने फिर वानखेड़े पर आरोप लगाया है। उधर विजिलेंस टीम की रुकी हुई जांच अब फिर से शुरू हो गई है। जरूरत पड़ने पर समीर वानखेड़े को विजिलेंस की टीम के सामने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जा सकता है। किरण गोसावी के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को कल बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में शालीमार गार्डन इलाके में ही 2 अलग अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। पहला एनकाउंटर शालीमार गार्डन इलाके में ही हुआ, जहां लश्कर के टॉप कमांडर को मार गिराया गया, जिसके बाद सेना के जवानों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। वहीं दूसरे एनकाउंटर में देर रात एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया। अब तक आपने फिल्मों में किसी चोर को चोरी का काम छोड़कर ईमानदारी से पैसा कमाने वाली कहानियां देखी होंगी, लेकिन ऐसा ही हो रहा है यूपी के मेरठ में, जहां पर मशहूर चोरी के कार बाजार के दुकानदार अब ये काम छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए हैं। ये लोग अब मार्केट में जूते और कपड़े बेच रहे हैं। कबाड़ियों ने दरअसल यहां पर पोस्टर लगाकर चोरों को चेतावनी दी थी कि कोई भी चोरी का काम करेगा तो पुलिस को बता दिया जाएगा। दरअसल योगी सरकार के फैसले के बाद सोतीगंज बाजार पर पुलिस ने भी सख्ती कर दी थी, जो कि रंग लाई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में सोतीगंज बाजार का जिक्र किया था। और अब नजर डालते हैं क्राइम जगत से जुड़ी खबरों पर। राजस्थान में भूमाफिया किस कदर बेखौफ हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कुछ भूमाफियाओं ने एक महिला और उसके घर वालों के साथ मारपीट की। पाली में बदमाशों ने महिला और उसके परिजनों पर लाठी, पत्थर और डंडे से हमला किया। जब महिला के परिजनों ने भागने की कोशिश की तो भूमाफियाओं ने हमला और तेज कर सभी को जख्मी कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। नोएडा में एक मासूम की रेप और हत्या के केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस ने 55 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने 3 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी। आरोप है कि बच्ची अपनी बुजुर्ग दादी के अवैध संबंध में बाधा बन रही थी, जिसके बाद दादी के प्रेमी ने हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि 28 दिसंबर को एक निर्माणाधीन मकान में बच्ची की लाश मिली थी। दादी ने बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और अब आपको हम मौसम की जानकारी देते हैं। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी का दौर जारी है, जहां सोमवार को कई फीट तक बर्फबारी हुई है। ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है।
गाड़ियां पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। रोहतांग की झील में भी बर्फ जम चुकी है। यहाँ बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी पहुंचे हैं। ड्रोन की तस्वीरों में आप सैलानियों को देख सकते हैं। यहाँ ठंड का पारा काफी नीचे जा चुका है। अमेरिका में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। राजधानी वॉशिंगटन में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ कैपिटल हिल बिल्डिंग बर्फबारी की चादर में पूरी तरह लिपट गई। जहाँ तक नजरें जाती हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिल्डिंग पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। पूरा इलाका बर्फ के रेगिस्तान जैसा नजर आता है। यहाँ इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पारा माइनस तक पहुँच चुका है। सर्दी बढ़ने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब के ताबुक शहर में दिनों भारी बर्फबारी का दौर जारी है। यहाँ कई फीट तक जमकर बर्फबारी हुई। पूरा रेगिस्तान का इलाका बर्फ की चादर से ढक गया है। यहाँ ठंड ने भी पिछले कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रेगिस्तान और भीषण गर्मी वाले सऊदी अरब में बर्फबारी ने लोगों को हैरान कर दिया है। ताबुक के पास स्थित अल जॉर्ज पर्वत पर हजारों की संख्या में सैलानी इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तो कल देखिए देश भर में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। 3 जनवरी यानी 15 कल की बात हम कर रहे हैं। 15 से 18 साल के किशोरों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ। पहले दिन आपको बता दें 41,92,000 से ज्यादा किशोरों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कुछ राज्यों के जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें आपको बता दें रात 12 बजे तक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 7,77,000 से ज्यादा बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। दूसरे नंबर पर गुजरात रहा, जहां पर 5,61,000 से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ। बच्चों के टीकाकरण के मामले में तीसरे नंबर पर अगर कोई राज्य रहा तो वो आंध्र प्रदेश रहा, जहां पहले दिन रात 12 बजे तक 4,98,000 से ज्यादा बच्चों को कोरोना का टीका लगा। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझा देते हैं और आपको आसानी होगी। चौथे नंबर पर देखिए कर्नाटक रहा था। सबसे पहले नंबर पर मध्य प्रदेश 7,77,000 से ज्यादा टीकाकरण बच्चों का हुआ है। मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हुए दूसरे नंबर पर रहा गुजरात, 5,61,000 टीकाकरण बच्चों का वहां पर हुआ। कुल 41,92,000 टीकाकरण हुआ है बच्चों का पूरे देश भर में। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश रहा, 4,98,000 से ज्यादा टीका लगा है आंध्र प्रदेश में बच्चों को। पहले दिन कितने बच्चों का वैक्सीनेशन किस राज्य में हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। चौथे नंबर पर रहा कर्नाटक, जहां पर 4,21,000 से ज्यादा बच्चों को डोजेज लगी हैं वैक्सीन की। कोवैक्सीन बच्चों को दी गई है। 5वें नंबर पर राजस्थान रहा, 3,62,000 से ज्यादा का टीकाकरण राजस्थान में हुआ है। और हर राज्य का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द सभी किशोरों का टीकाकरण पूरा कर लिया जाए। दर्जनों सैकड़ों बच्चे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। 4 टेबल्स यहाँ पर लगाई गई हैं। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। फिलहाल मुंबई के बीकेसी जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर पर हम मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें से आपको बताएं कि अब जो स्कूल के छात्र हैं उनका वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है वो शुरू हो चुका है। और इस तरह वो वक्त आ गया, वो दिन आ गया जिसका हर हिंदुस्तानी, जिसका हर माँ बाप को इंतजार था। देश में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। फुल स्पीड से हिंदुस्तान के कल को सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। आपने पहला डोज लिया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यस, क्योंकि अब हम अच्छे से स्कूल जा सकते हैं। कोई डर नहीं हमारे अंदर कि हम अभी अच्छे से स्कूल भी जा सकते हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने साल के आप? 15 ईयर्स के हैं। क्या कहना चाहोगे लोगों से वैक्सीन लेने के लिए? लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए। पहले ही दिन 15 से 18 साल के बच्चों को 40 लाख से ज्यादा डोज लग चुके हैं। टीकाकरण के लिए 50 लाख से ज्यादा बच्चे कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन तक कर चुके हैं। एक्सपीरियंस जो आज आप लोग लेने आए हैं वैक्सीनेशन का, क्या लग रहा है, कितना जरूरी भी था? एक्चुअली बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारा टर्म 1 बोर्ड्स, मैं 10th में हूँ, तो हमारा टर्म 1 बोर्ड्स अभी हुआ ऑफलाइन एंड टर्म 2 मार्च अप्रैल में होगा। तो उसके लिए एक वैक्सीन लगाना, एक प्रोटेक्शन रहना अच्छा है जब अगर ऑफलाइन एग्जाम्स हुए तो। इस डर तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। नहीं, कितना जरूरी भी था कि आप लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं, अब जब ओमाइक्रॉन इतनी तेजी से फैल रहा है? तो कंट्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है, अब अगर धीरे धीरे वैक्सीनेट होंगे तभी बेटर होगा। एंड
we can fight COVID and like defeat it. ये एक शुभ संकेत है, शुभ संदेश है, लेकिन कोरोना पर पूरी तरह विजय तब तक प्राप्त नहीं की जा सकेगी जब तक देश के हर बड़े बूढ़े और बच्चे को टीके की 2 खुराक न मिल जाए। अफसोस की बात यह है कि अब तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आ पाई है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अब भी वैक्सीन रूपी ढाल का इंतजार है। देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन लग रही है, जिंदगी सुरक्षित हो रही है, लेकिन सावधानी की सख्त जरूरत आगे भी रहेगी। हर शख्स को सतर्क रहना होगा, क्योंकि विदेशों में ओमाइक्रॉन उन लोगों को भी संक्रमित कर रहा है जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। ब्रिटेन में जितने लोगों को ओमाइक्रॉन हुआ, उनमें से करीब आधा लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। अमेरिका में भी ज्यादातर ओमाइक्रॉन संक्रमित दोनों डोज ले चुके हैं। दूसरे कई बड़े देशों का भी कमोबेश यही हाल है। ऐसे में ये हमेशा याद रखें कि सावधानी ही कोरोना से एकमात्र बचाव है। वैक्सीन लगवाने आ रहे थे, एक्साइटमेंट था या डर था? थोड़ा डर था। डर था, क्या डर था? वो लगता है, पिन लगता है, सिरिंज का डर था। वैसे और कोई डाउट था वैक्सीन को लेकर आपको? नो। और प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं अपने को थोड़ा। तो ये बच्चे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, पेरेंट्स भी साथ में है, और खुद डॉक्टर समीर यहाँ पे हैं जो बच्चों को यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वैक्सीन से किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है। और जो बच्चे आ रहे हैं वो उनमें कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट नजर आ रहा है। डर जरूर है, जो बच्चों को होता है सुई का डर, वो डर जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वैक्सीनेशन के बाद कह सकते हैं कि देश अब पूरी तरीके से सुरक्षित होने की ओर है। कैमरामैन हरिंदर के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, दिल्ली। तो कल जो आंकड़ा रहा वो हमने आपके सामने रखा। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 4099 केस सामने आ चुके हैं, जो कि बीते दिन के मुकाबले 28% ज्यादा है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट जो है वो 6.46% बताया गया है। कोरोना के हालात पर मंथन के लिए आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कुछ और पाबंदियां लगाने पर विचार हो सकता है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, चिंता बढ़ा रहे, ऐसे में सख्तियां और ज्यादा राजधानी दिल्ली में हो सकती हैं। DDMA की महत्वपूर्ण बैठक है। वहीं मेट्रो में सिर्फ देखिए 50% यात्रियों को सफर की इजाजत के बाद नई मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। यहां स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी कतार नजर आ रही है। लोगों को घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के हालात मेरे सहयोगी प्रेरित कुमार आपको दिखाएंगे। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर दिल्ली सरकार ने तमाम बैठकें की और उसके बाद ये आदेश जारी किया गया कि बसों में और मेट्रो के अंदर सिर्फ 50% लोगों को ही अलाउ किया जाएगा। आदेश आने के बाद से ही वो नियम लागू हो गए कि मेट्रो के अंदर सिर्फ 50% लोग ही जाएंगे। लेकिन उसका असर ज़मीन पे क्या पड़ रहा है, मेट्रो स्टेशन के बाहर क्या कुछ स्थिति है, वो हम आज आपको दिखाने के लिए राजीव चौक के पास आए हैं। कनॉट प्लेस में यह राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है और उसके बाहर की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उन्हें अंदर अलाउ किया जाए। आदेश जारी होता है, नियम लागू होते हैं कि 50% लोग जाएंगे, लेकिन उसका असर आम लोगों की ज़िंदगी पर कैसे पड़ रहा है वो आप इस तस्वीर को देख करके अंदाज़ा लगाइए कि लोग ऑफिस से, अपने संस्थान से, अपने इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं और उन्हें घर जाने के लिए वो यहाँ पर लंबी जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि वो अपने घर पहुंच सके। देखिए कतार कितनी लंबी है, ये कई 100 मीटर में ये कतार दिखाई पड़ रही है और ये वो लोग हैं जो घर जाने के लिए यहाँ पर घंटों इंतजार कर रहे हैं कि इनकी बारी आएगी तब ये अंदर जाएंगे। ये बताइए कितने देर से आप यहाँ पे खड़े हैं? और अप्रॉक्स आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। पूरा आधा घंटा हो गया। तो ये बताइए कि जब आप ऑफिस से निकलते हैं और यहाँ पे इतने इंतजार करना पड़ता है तो क्या कुछ जहन में आता है? एग्जैक्टली अभी हम यही बात कर रहे थे कि हमारे ऑफिस का कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं रह गई है। 6 बजे आप अपनी ऑफिस से छूटता है, उसके बाद 1 घंटे पहले यहाँ मेट्रो स्टेशन पे वेट करना पड़ रहा है, उसके बाद फिर आप फ्लैट पे पहुँचते हैं। और ऊपर से भी रास्ता मेट्रो से ये भी नहीं है कि एकदम ही पहुँचा जा रहा है, आदमी दूर से आता है। ये बताइए हर दिन यहाँ पे इसी तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है, ऑफिस में भी ड्यूटी करते हैं, उसके बाद घर जाने के लिए भी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहन में क्या लग रहा होता है? अब क्या बताएं, यहाँ पे ऐसा है कि कोरोना सिर्फ अंदर ही है, बाहर तो कोरोना है नहीं। देख ही रहे हैं आपका क्या पोजीशन है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि सिर्फ अंदर ही कोरोना है, बाहर कोरोना नहीं है? तो आप देख लो डिस्टेंसिंग है, कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग है। आप देखो कितने लोग मास्क ढंग से लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पुलिस को तो यहाँ भी देखना चाहिए था ना, मैनेजमेंट यहाँ पे होना चाहिए था सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। आप गेट खोल नहीं रहे हो, एक गेट खोल के रखे हुए हो, कोरोना कहाँ से मैनेज हो पाएगा?
मैनेज करने के लिए आपको करना पड़ेगा ना सब कुछ। देखिए, जो रोजाना के जो यात्री हैं उनकी परेशानियों को समझिए और लगातार अपनी परेशानी जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोरोना सिर्फ अंदर ही है, बाहर में नहीं है। क्योंकि बिल्कुल इस बात बिल्कुल स्पष्ट भी देखिए, जिस तरीके से लोग खड़े हैं कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। साफ तौर पर कोरोना के प्रोटोकॉल्स में सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरीके से यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी पुलिस और प्रशासन के लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जो इनसे कोरोना के प्रोटोकॉल्स को पालन करने की बात कहें। और ये घंटों हर दिन इसी तरीके से संघर्ष करते हैं। अपने ऑफिस के टाइम देने के बाद ये यहाँ पर घंटों खड़े होते हैं ताकि इनकी बारी आए, उसके बाद ये मेट्रो के अंदर जाएं और ये घर पहुंचे। और ये स्थिति सुबह और शाम दोनों है, जो कि आप यहाँ के यात्रियों से सुन चुके हैं। और यही स्थिति है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तमाम तरह के नियम लागू किए जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए चुनौतियां चारों तरफ से बढ़ रही हैं। कैमरा पर्सन विभय के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। और यहाँ रुकने बहुत छोटे से ब्रेक के लिए लौट रहे हैं जल्द। आप रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ।